बेटा नेक्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट चैप्टर का, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट है व्हाट डू ज्योग्राफर स्टडी। जो भूगोल बेता होते हैं, ज्योग्राफर होते हैं, वो किस चीज़ की स्टडी करते हैं। ए ज्योग्राफर इज़ अ स्कॉलर हुज एरिया ऑफ स्टडी इज़ ज्योग्राफी, द स्टडी ऑफ अर्थ, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव के जो सोसाइटी है, समाज है, उसका अध्ययन करना ही ज्योग्राफर का काम होता है। नदियों, पहाड़ों का अध्ययन करना, कितने लोग कहाँ निवास कर रहे हैं, उनकी डेंसिटी कितनी है, वो लोग किस तरह का भोजन करते हैं, वो कैसे रहते हैं, इस तरह की स्टडी। दे स्टडी द वेरिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ द फीचर of the earth's surface, for example cropping pattern different place to place, and it is due to the difference of climate, soil demand, transportation facility, capacity of the farmer। वो बेटा इस चीज़ का भी अध्ययन करते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होती है। ऋतु के अनुसार अलग अलग फसलें बीजी जाती हैं। जैसे मैंने पहले बताया गया था आपको कि सर्दियों में गेहूँ बीजी जाती है, रबी क्रॉप्स। फिर गर्मियों में जायद क्रॉप्स, वो गेहूँ की कटाई के तुरंत बाद, जैसे मई जून में जो है वो कद्दू, घिया, ककड़ी, खीरा सब्जियों को उगाते हैं ना, उसको जायद कहते हैं। और उसके बाद खरीफ की फसल बीजी जाती है, जिसमें गेहूँ, बाजरा, चावल आता है। तो ये देखते हैं कि डिमांड कैसी है, कौन सी क्लाइमेट में कहाँ कितनी फसल होती है, मिट्टी कैसे है, क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, फार्मर की कैपेसिटी कितनी है। ज्योग्राफर आल्सो स्टडी द कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन, कारण और उसके साथ उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं कि किस कारण ये हुआ। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो क्यों हुआ, क्या मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम है, इस चीज़ का भी अध्ययन करते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर इज़ हाईली डायनेमिक एंड नॉट स्टैटिक। वातावरण और आदमी के बीच का संबंध जो है बहुत ही डायनेमिक है, बहुत ही गतिशील है, प्रगतिशील है, वो स्थिर नहीं है। आदमी भी प्रगतिशील है और वातावरण में भी परिवर्तन आते हैं, जैसे जलवायु भी बदलती है, आदमी भी नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आता है। आल्सो कॉल्ड द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अनस्टेबल अर्थ एंड अनरस्टिंग मैन। आदमी भी ठहरा नहीं है और पृथ्वी भी ठहरी नहीं है, दोनों ही मूव कर रहे हैं, इसकी स्टडी भी करते हैं। बट इज़ द रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर, वो तो आपने बड़े अच्छे से देख लिया है। ह्यूमन आर सोफिस्टिकेटेड एंड evolved animals who have modified the nature environment to make it stable for living। आदमी जो है बहुत ही प्रगतिशील है, उसने वातावरण को चेंज किया है। while human dependency on nature has been described over the process evolution। आदमी की जब उन्नति हुई, तरक्की हुई, इसके साथ धरती का उदय जो है, लैंड मास जो बने, उसके साथ इसको एसोसिएट किया गया है, जाना गया है, परखा गया है। दिस इंक्लूड इमोशनल अटैचमेंट ऑफ नेचर। आदमी की इन इमोशनल अटैचमेंट भी होती है नेचर के साथ, उसको अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण की भी बहुत ज़्यादा वो प्रवाह होती है। पेड़ों से, धरती से आदमी जुड़ा होता है, नदियों से आदमी जुड़ा होता है। देमसेल्फ एज ए पार्ट ऑफ नेचर, वो अपने आप को प्रकृति का ही एक पार्ट मानता है। एंड एक्टिविटीज़ एम्ड एट द नेचर प्रोटेक्शन। कई बार आदमी जो है नेचर का प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक्टिविटी करता है। जैसे आप 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ह्यूमन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द, आंतरिक
जो है संबंध है नेचर के साथ ह्यूमन का, ठीक है। बट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ नेचर ऑन मैन, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा, वो आप पहले ही जान गए हैं। बीइंग इन अ नेचर और इवन व्यूइंग सेंसेस ऑफ नेचर reduce anger, fear and stress and increases pleasant life। धरती और प्रकृति, जैसे आप छुट्टियों में घूमने जाते हैं तो बड़े बड़े पहाड़ों को देखकर आपको शांति का अनुभव होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगता है आपको, इसके साथ लिखा है कि नेचर के साथ ऐसा संबंध है, ठीक है। Exposure of nature not only makes you feel better emotionally, it contributes to your physical well-being। ये आपको स्वस्थ भी रखता है। ऑक्सीजन, जैसे बोलते हैं आप बीमार हो जाएं तो हिल स्टेशन पे जाओ, वहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन्स सारे कम हो जाएंगे। जैसे एक नदी में, जब आप उछलती नदी में आप अगर नहाएंगे तो आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। आप बढ़िया सा वहाँ पर पहाड़ों में जो है सेब के पेड़ से सेब निकाल कर अगर खाएंगे आप ट्री से, तो आपको और आनंद आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इससे जुड़ी हैं। वहाँ के क्लोथ, वहाँ सब, ये सारी चीज़ें प्रकृति के मानव के साथ संबंध, मानव का प्रकृति के साथ संबंध, इन दोनों का मेल जोल है। हाउ डज़ टेक्नोलॉजी हेल्प मैन? भाई टेक्नोलॉजी ने तो आदमी की बहुत ज़्यादा सहायता की है। टू लूज़ द शक्ल ऑफ द फिजिकल कंडीशन, भाई आज ऐसी समस्या है कि हम जो हैं क्या कर सकते हैं, प्रकृति बहुत बाधाएं पैदा करती है। उदाहरण के लिए हिल स्टेशन में जाना हो तो वहाँ की सड़कें आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। अच्छा, सड़कें बनी कैसी होंगी इतनी इतनी पहाड़ियों पे ऊंचाई? तो ये आदमी ने प्रकृति के जो शक्ल्स हैं, बाधाएं हैं, उसको कम किया है। कैसे कम किया है? कैसे किया है? स्किल से। टू डेवलप रिसोर्स एंड यूटिलाइज देम, और रिसोर्स भी डेवलप किए और उनको उपयोग करता है। टू रीच द हायर नीड ऑफ द लाइफ, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स, मोबिलिटी ऑफ द लेबर। लेबर भी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, प्रोडक्शन भी हो रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें रिलेशन के साथ जुड़ी हैं। डिस्क्राइब द डायलॉग्स बिटवीन नेचर एंड मैंस, आदमी प्रकृति के साथ कुछ बातें करता है। क्या बातें करता है? यू क्रिएट सॉइल, प्रकृति को बोलता है आपने ज़मीन बनाई। आई क्रिएट कप, मैंने कप बनाया। मिट्टी से कप बनता है ना, चाइनीज़ मिट्टी से कप बनता है। यू क्रिएट नाइट, आपने रात बनाई और मैंने लैंप बनाया। यू क्रिएटेड वाइल्डरनेस, हिली ट्रेन्स एंड डेजर्ट, आपने वो जंगल बनाए, पहाड़ बनाए, ठीक है, और मरुस्थल बनाए। आई क्रिएट फ्लावर बेड्स एंड गार्डन, मैंने फ्लावर बनाया, बगीचे बनाए जिनमें फूल लगे होते हैं। तो प्रकृति के साथ इस तरह की बात करता है। एक्सप्लेन द चेंजेस अकर द सिविलाइजेशन ऑफ मैन इन द कोर्स ऑफ टाइम, बहुत ही चेंज हुए हैं सिविलाइजेशन में। पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अलग रहते थे, फिर इंडियन लोग अलग रह रहे हैं, अब के मॉडर्न लोग अलग रह रहे हैं। तो मैन मूव्ड फ्रॉम स्टेज ऑफ नेसेसरी टू स्टेज ऑफ फ्रीडम, इस बात का मतलब है पहले आदमी को आवश्यकता हुआ करती थी, अब आदमी आज़ाद है। अब देखो फ्रीडम क्या है, आज़ादी क्या है। मुझे गर्मी लग रही है तो फ़ैन बना दिया, मुझे आज़ादी मिल गई गर्मी के बंधन से। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है। तो इसी तरह मुझे भूख लग रही है, आज खाना है, तो मुझे भूख की जो गुलामी है उससे आज़ादी मिल रही है, क्योंकि फूड मिल रहा है। तो ये है आज़ादी की सही बात, ठीक है। क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटी फ्रॉम द नेचर, ऊपर पहाड़ों से नदियाँ गिरती हैं, उसकी स्पीड को यूज़ करके बड़े बड़े टरबाइन लगाए हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ इसी से जुड़ी है। बी फाइंड ह्यूमनाइज्ड नेचर, आदमी ने
प्रकृतिकरण कर दिया, प्रकृतिकरण का मानवीकरण हो गया है, प्रकृति को मानव ने बदल दिया है। ठीक है, ये सारे के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ बन गई हैं। बट डू ज्योग्राफी स्टडी, ये सारी की सारी बात हमने पहले देख ली है। अर्थ, लैंडस्केप, पीपल, प्लेस, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ज्योग्राफी इज़ अ यूनिक ब्रीडिंग ऑफ सोशल साइंस। क्या क्या करते हैं इसमें? ज्योग्राफी विद द नेचुरल साइंस, फिजिकल ज्योग्राफी, इट इज़ आल्सो स्टडी द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल इंटीग्रेशन। ये जो स्थानिक विवरण है उसका भी अध्ययन करती है ज्योग्राफी। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। विच आर द 3 क्वेश्चन कंसर्न विद द ज्योग्राफी। 3 क्वेश्चन क्या हैं? अब मैं क्वेश्चन पे सीधा आऊँगा। बट, वेयर एंड व्हाई। अच्छा, व्हाट क्वेश्चन क्या है? मतलब मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है। जैसे आपने बैग में कुछ रखा है तो मैं ऐसे पूछता हूँ ये क्या है, तो आप बताएंगे सर ये टिफ़िन बॉक्स है। ठीक है, मैं पूछता हूँ कि कहाँ से लाए, तो आप बोलेंगे घर से लाए। फिर मैं पूछता हूँ क्यों लाए, तो आप बोलेंगे जी भूख लगती है। तो देखो, इन 3 क्वेश्चन को हर साइंस पूछती है। किससे पूछती है? एनवायरनमेंट से। सम क्वेश्चन आर रिलेटेड विद द आइडेंटिफिकेशन। लग गया पता? आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे पहाड़ है तो एक छोटा सा बच्चा पूछता है ये क्या है, तो मैं बोलूँगा पहाड़ है। ठीक है, तो ये है आइडेंटिफिकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। सम क्वेश्चन रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। मैं पूछूंगा सेब कहाँ होते हैं, तो आप बोलेंगे पहाड़ों में होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा है। मैं पूछूंगा कि ताड़ का वृक्ष कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो हमें बिहार में मिल जाता है, झारखंड में मिल जाता है। मैं आपसे पूछूंगा बेटा चावल की ज़्यादा खेती कहाँ होती है, तो आप बोलेंगे सर ये तो कोस्टल प्लेन पे बहुत ज़्यादा होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा है। वेयर से जुड़ा है। थर्ड है व्हाई। ये जो व्हाई क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों, कैसे, कैसे बना, ये लिखा है। द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द एक्सप्लेनेशन और कॉजुअल रिलेशनशिप। क्यों बना, कारण क्या है इसका। हिमालय पर्वत क्यों बना जी, ये तिथि सागर से बना। कैसे कैसे बना, वो सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। हाउ ज्योग्राफी कैन, लिखा है हाउ कैन बी से दैट ज्योग्राफी इज़ अ इंटीग्रल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ज्ञान। ठीक है, इंटीग्रल डिसिप्लिन क्यों है ज्योग्राफी? इसलिए है बेटा इंटीग्रल डिसिप्लिन। इट इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। इट इंक्लूड स्पेशियल एंड टेम्पोरल सिंथेसिस। ये ना बेटा विश्लेषण संश्लेषण पर आधारित है। ये सिंथेसिस शब्द आपके लिए नया आया है। जब कोई बात होती है उसके बाद उस बात को खारिज किया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया बेटा पृथ्वी चपटी है, आप बोलेंगे कैसे चपटी है। फिर कि कोई और बंदा आया, उसने बोला देखो सूर्य ग्रहण की तरफ पृथ्वी की छाया पड़ रही है, पृथ्वी तो गोल है, तो वो बात गोल हो गई। तो ये सिंथेसिस हुआ, टेम्पोरल सिंथेसिस होता है। अप्रोच है हॉलिस्टिक नेचर, पूरे वातावरण को एक नज़र में रखकर अप्रोच बनाई जाती है। ऐसे नहीं कि छोटी सी जगह को देखकर हम सारी बातें कह दें। सारी की सारी होलिस्टिक अप्रोच बनाई जाती है, विस्तृत विचारधारा अपनाई जाती है। रीऑर्गेनाइज द फैक्ट, दोबारा उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे सबसे पहले पृथ्वी को चपटा ही माना जाता था, अब बोलते हैं गोल है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इससे जुड़ी हैं। द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ अ ग्लोब विलेज। सारा घर जो संसार है घर के रूप में बन गया है। क्यों? आज अमेरिका में बात करनी है 2 मिनट लगते हैं, कॉल करो और बात कर लो, विजुअल कर लो, ऑडियो विजुअल मीडिया आ गया है, बेटर टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ज्योग्राफर जो है इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन इसलिए कहा गया है क्योंकि सब चीज़ों से जुड़ी हुई है ज्योग्राफी। कौन सी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ज्योग्राफी नहीं जुड़ी है? जैसे आप बोलेंगे सर फिजिक्स से नहीं जुड़ी है। क्यों? फिजिक्स में एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन नहीं किया जाता, एस्ट्रोनॉमी में ज्योग्राफी का अध्ययन भी किया जाता है।
फिजिक्स में ग्रेविटी का अध्ययन किया जाता है, तो भाई ज्योग्राफी में भी किया जाता है। पहाड़ों से जब पत्थर गिरते हैं वो ग्रेविटी से तो गिरते हैं, तो थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट है। आप बोलेंगे जी सर केमिस्ट्री का अध्ययन ज्योग्राफी में नहीं होता, क्यों नहीं होता? केमिस्ट्री का अध्ययन तो बहुत अच्छे से होता है। देखो, जब किसी रॉक्स में रस्टिंग लगती है, जैसे आयरन ज़्यादा है किसी चट्टान में, किसी पहाड़ पर, किसी पत्थर में, तो उसके ऊपर ऑक्सीजन काम करती है। तो ऑक्सीजन काम करती है तो उसमें जंग लगता है, तो वो भी सारा का सारा जुड़ा हुआ है। चूने के पत्थरों का अध्ययन करते हैं कि चूने के पत्थर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित पानी ज़्यादा मिल जाए तो वहाँ पर अलग अलग स्थलाकृतियाँ बनती हैं, तो वो अध्ययन भी किया जाता है। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ही ऑब्जेक्टिव है बेटा, अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ नेचर। नेचर की जो रियलिटी है उसको अंडरस्टैंड करना। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट। ज्योग्राफी और ऑल सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन अदर सब्जेक्ट। बेटा ये जो है वो आपकी किताब में बना होगा, ये लिखो ज्योग्राफी लिखा है और उसके साथ ये छोटे छोटे और डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिखा है हाउ डू अदर सब्जेक्ट हेल्प ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रल सब्जेक्ट। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री हेल्प अस टू नो द मैन मेड एक्टिविटीज़। फिजिकल हेल्प to calculate, physics help to calculate the effect of climate in man. Economics help to understand the effect of human activities on the development of the country. अब देखो फिजिक्स हमें बताती है कि क्लाइमेट कैसी है, बारिश कैसे होती है, तो ये कहीं ना कहीं आदमी पे प्रभाव तो डालती है बारिश। तो हुआ ना फिजिक्स के साथ संबंध जियोग्राफी का। हिस्ट्री बताती है कि ये बड़े बड़े जो हैं किले बने हैं, ये किले कहाँ बने हैं, ये ज्योग्राफिक इम्पोर्टेंस बताती है। बेटा हर महल बनता था, राजमहल बनता था, तो वो पहाड़ी की चोटी पे बनता था। क्यों बनता था? ताकि कोई अटैक ना कर सके। तो ज्योग्राफी को तो ध्यान में रखा जाता था ना, कोई महल बनाने के लिए, कोई जगह बनाने के लिए ज्योग्राफी का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। प्लेन सरफेस पे बना दिया तो अटैक तो सीधे हो जाएगा वहाँ पर। इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, वो तो ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन का अध्ययन किया जाता है ज्योग्राफी में। तो पता तो लगना चाहिए हमें कि हमें कौन सी चीज़ का कब ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी में अध्ययन किया जाता है। ये सारा का सारा जियो से जुड़ा हुआ है। फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस से जुड़ी हुई है फिजिकल ज्योग्राफी। डिफाइन द रिलेशनशिप ज्योग्राफी विद द नेचुरल साइंस। ऑल द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हैव क्लोज रिलेशन विद द नेचुरल साइंस। देखो बायोजियोग्राफी जो होती है इसमें जूलॉजी और बॉटनी का अध्ययन किया जाता है। देखो जूलॉजी में पत्थरों का अध्ययन किया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, वो रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये सारा का सारा असल में अध्ययन किया जाता है जूलॉजी में, ठीक है। और बॉटनी में अध्ययन किया जाता है सारे के सारे पेड़ पौधों का। तो ज्योग्राफी में भी ये अध्ययन किया जाता है। तो ये एक प्योर साइंस है, जूलॉजी बॉटनी प्योर साइंस है, और ज्योग्राफी इससे लिया हुआ कॉन्सेप्ट है। ज्योग्राफी ने इनसे भी बहुत सारा मैटर लिया है। तो इसके लिए कहते हैं कई बार ज्योग्राफी इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ये एनेक्सीमेंडर जो है हम्बोल्ट की जो है वो फोटो है, ये एक ज्योग्राफर था, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने भी बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी में रोल किया। अब आप बोलेंगे सर मैथ का तो ज्योग्राफी के साथ कोई संबंध नहीं है, क्यों? अर्थ गोल है, अर्थ पे लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है, उनके ग्रिड होते हैं, किस लॉन्गिट्यूड पे किस एंगल से मैप बनाना है, ये सारा का सारा मैथ ही तो है, और क्या है। मैप प्रोजेक्शन, कार्टोग्राफी इज़ अ साइंस टू मेकिंग मैप। मानचित्रों को बनाने का एक साइंस है, तो उसमें भी ज्योग्राफी आती है।
एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल साइंस इन द ह्यूमन ज्योग्राफी। भाई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सोशल साइंस का, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करते हैं हमें। तो ये ज्योग्राफी से जुड़े ही हैं। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन द सिस्टमेटिकल अप्रोच इंट्रोड्यूस बाय द अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जर्मन ज्योग्राफर। ये आपकी किताब में ये बताई गई हैं ब्रांचेस। तो इन ब्रांचेस को आपने देखना है बहुत अच्छे से। देखो ज्योग्राफिकल थॉट है, फिजिकल ज्योग्राफी है, ये सारी की सारी ह्यूमन ज्योग्राफी है। देखो पहले फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसकी ब्रांचेस है। ये कार्ल रिटर है, इसने अलग से ज्योग्राफी की ब्रांचेस का वो बताया है, सिस्टम बताया है। ठीक है, रीजनल स्टडी, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, ज़्यादातर रीजनल प्लानिंग पे इसने बात की है। तो लिखा है बट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। भाई फिजिकल ज्योग्राफी का क्या इम्पोर्टेंस है? देखो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, इन सारे एलिमेंट्स का अध्ययन किया जाता है फिजिकल ज्योग्राफी में। अच्छा आप बोलेंगे सर फिजिकल ज्योग्राफी हमें पता नहीं चल रहा है। तो सुनो भाई, सूरज सौर मंडल का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी की प्लेट्स का अध्ययन किया जाता है, नदी कैसे चलती है उसका अध्ययन किया जाता है, हिमालय पर्वत कैसे अध्ययन किए बना, ये जो इसकी स्टडी की जाएगी ये फिजिकल ज्योग्राफी में की जाएगी। लैंडस्केप, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, माउंटेन, वाटर, ये फॉरेस्ट, इस सब चीज़ का अध्ययन इसी में किया जाएगा। क्लाइमेट का भी अध्ययन इसमें किया जाएगा। देखो ये लिखा है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये मतलब जल चक्कर आपने पढ़ा ही होगा कि सबसे पहले इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है। क्लाइमेटोलॉजी में प्रेशर की बात करते हैं हम, एलिमेंट ऑफ वेदर की बात करते हैं। ये हाइड्रोलॉजी है, ये समुद्र की बात करते हैं, लेक्स की बात करते हैं कि किस तरह कौन सी जगह है। ये सॉइल ज्योग्राफी है, सॉइल ज्योग्राफी में हम डेवलपमेंट ऑफ सॉइल की बात करते हैं। मिट्टी बनती कैसे है, कौन सी चट्टान के विघटन से मतलब टूटने से कौन सी मिट्टी बनती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट रॉक्स के डीकम्पोजिशन से क्या बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है। विद द इफेक्ट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ बेसाल्ट रॉक्स फॉर्म्ड ब्लैक सॉइल। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप बुक में देखें बहुत अच्छे से तो आप दो क्वेश्चन को ध्यान में रखना, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांचेस और फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांचेस। ह्यूमन ज्योग्राफी में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री आएगा और फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी आएगा। ठीक है, सॉइल आएगा, उसको पेडियोलॉजी भी कहते हैं। इस सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाएगा। इस चैप्टर में आगे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी मैं सेंड करूंगा इसके साथ, जो एक्सरसाइज के साथ लिखे हैं उनको आपने ध्यान से देखना। थैंक यू।